माचिस की डिबिया खरीदी थी, माचिस की डिबिया वापस हो गई, लिया दिया क्या? किसान तो वहीं शून्य पे खड़ा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद 369 दिनों के बाद किसान के जीवन में बदलाव क्या आया, उन्हें क्या कहेंगे आप? अंकित, मैं माचिस की डिबिया पे जरूर आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि आपके यहाँ किस तरह की भ्रामक चीजें आप चला रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत को साइडलाइन किया गया, साइड पर बैठे योगेंद्र ने कहा आखिर में बोलेंगे। अरे आप पत्रकार हैं, ऐसी अगंभीर चीजें क्यों चलाते हैं मेरे भाई? मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, राकेश जी थोड़ा लेट आए, साइड की चेयर खाली थी। मैंने कहा नहीं नहीं आप यहाँ सेंटर में आइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, जहां हूं वहां बैठ जाता हूँ। लोग शालीन हो सकते हैं, शायद आपको अजीब लग रहा है बात सुन के। और चूंकि मैं जानता हूं प्रेस वाले चाहते थे कि राकेश जी को सुना जाए, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे सबसे वरिष्ठ साथी बलबीर सिंह राजेवाल जी बोलेंगे जी। और कई बार क्या होता है, दो प्रमुख वक्ता अगर बोल लेते हैं तो फिर प्रेस का अटेंशन हट जाता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं सारी चीजों को। तो मैंने कहा कि देखिए अभी राकेश टिकैत जी को हम बचा के रख रहे हैं, वो आखिर में बोलेंगे। इस पे क्या क्या आप मीनिंग निकाल रहे हैं, क्या क्या खेल कर रहे हैं? ये योगेंद्र जी, खेल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक गंभीर दिन इस तरह की शरारत अच्छी बस इतना आपको कहना चाहता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है कि हम इसके कुछ मायने जरूर निकले, पर खेल, योगेंद्र जी आपको पता है मैं खेल नहीं करता हूं। ये सिर्फ जो चर्चा चल रही थी मैंने वो आपके सामने रखी, आप उसका जवाब जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे दे सकते हैं। खेल नहीं करेंगे, ये तो वही टाइम्स नाउ वाले खेल शुरू कर दिए फिर आपने, उसी तरह की शरारती पत्रकारिता। इसे पत्रकारिता कहां कहा जाता है? खैर आप सवाल पूछिए, मैं तो बता रहा था, क्योंकि मैं पढ़ रहा था और पढ़ के मुझे लग रहा था, हंसी आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये पत्रकारिता हो रही है इस देश में। क्योंकि मैं तो इसका चश्मदीद गवाह हूं उस चीज का जो हो रही थी, और इस तरह की सस्ती चीजों को यहां प्रेजेंट किया जा रहा है। मैं बेहद दुखी हूं। चलिए आप प्रश्न पूछ, माचिस का जवाब आपको मैं दे देता हूं। माचिस का ये है, अगर कोई जबरदस्ती मेरी जेब के अंदर, मैं मांगू मिठाई और मेरी जेब के अंदर माचिस डाले और कहे कि माचिस रखनी होगी, नहीं रखोगे तो देख लो, मैं जानता हूं तुम्हें माचिस चाहिए थी, मिठाई नहीं चाहिए थी, और अगर मैं उसको कहूं कि निकाल माचिस, मेरे सामने निकाल और अपनी जेब में डाल, ये मेरे आत्मसम्मान की विजय है। तो आप इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं समझेंगे, क्योंकि कोई कह सकता है पलट के, अगर गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन किया था, देश तो आजाद 1920 में नहीं हुआ, 1930 में भी आजाद नहीं हुआ, 1942 में आजाद नहीं हुआ। क्या मिला इन आंदोलनों से? उन आंदोलनों ने देश को आजाद होने से पहले मानसिक रूप से आजाद किया। आज किसान आजाद है। शहजाद पूनावाला, यही हौसला अब सिर्फ किसानों को नहीं, बहुत लोगों को भी है कि एक सरकार जो पहले शुरुआत में कहती रहे कुछ भी हो जाए ये कानून तो वापस होने वाले हैं ही नहीं, और उसके बाद 7 महीने के बिल्कुल शांति के बाद मोदी जी आए और सीधे आके कहा कि माफी मांग के ये कानून वापस ले रहा हूं। समझा नहीं पाए कुछ भी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर सरकार जहां से शुरू हुई थी वो भी शून्य पर आके खड़ी हुई दिखाई पड़ी, और उसके साथ साथ जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि अब हौसला यह है कि अगर कानून वापस करवा सकते हैं तो और बातें मनवा भी सकते हैं। देखिए, मैं वैसे तो लोकतंत्र को एक सतत निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखता हूं, और मुझे उम्मीद है योगेंद्र जी भी ऐसे ही देखते हैं। कोई स्थान नहीं, ये प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में सतत संवाद चलता है और संवाद के बाद परिवर्तन होते हैं। पर परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं होता कि ये शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन जाए, बल प्रदर्शन का माध्यम बन जाए। और मुझे तो खुशी है कि आज अगर कोई भी वर्ग अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि लोकतंत्र में मेरी आवाज बुलंद है, तो ये एक उस नैरेटिव को तो ध्वस्त करता ही है कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है या ये सरकार का मुखिया तानाशाह है। तो मैं तो आज बहुत खुश हूं कि आज मेरे योगेंद्र यादव जी बहुत बुलंद आवाज से अपने हौसले को व्यक्त कर रहे हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज उन्होंने स्वतंत्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक और सर्टिफिकेट आपके माध्यम से इस देश में दिया है। और जो भी लोग कहते हैं कि यहां पर फांसीवादी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, तानाशाह है, तानाशाह तो किसी से डरेगा नहीं। तो मैं पहले तो साधुवाद देता हूं योगेंद्र यादव जी की इन बुलंद बातों का। जहां तक सवाल है क्या खोया क्या पाया, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या पाया। देखिए, खोया कुछ नहीं है, पाया हमने ये है कि आज जो माचिस की डिबिया जो नहीं चाहते थे योगेंद्र यादव जी, उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर रख दी। हमने भी उसको बहुत ही विनम्रता पूर्वक उस माचिस की डिबिया को वापस ले ली। परंतु आज एक चीज हमें यह भी पता चलती है अंकित जी, कि पंजाब की सरकार किसानों की जेब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की माचिस की डिबिया
डाल रही है और वहां पर जेल का प्रावधान है 5 वर्षों का। मुझे उम्मीद है कि इस माचिस की डिबिया को भी वापस किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि केरल में जहां पर मंडी नहीं है, और क्योंकि पूरा आंदोलन मंडी बचाने के लिए रहा है, तो केरल में जो माचिस की डिबिया इनके हाथों से, मिठाई की डिबिया इनके हाथों से छीन ली गई है, अब वहां पर भी मिठाई की डिबिया के लिए ये लोग आंदोलन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी है व्यवस्था, और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, वो कांग्रेस की सरकार माचिस की डिबिया नहीं थमाएगी। और महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ में 200 किसानों ने आत्महत्या की। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, किसानों के लिए भी हम लोग चिंता करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसान नेता चिंता करेंगे नहीं करेंगे, पर सरकार की जैसे चिंता को आपने बिल्कुल अब गोल घुमा के हमें बता दिया कि देखिए कितनी बढ़िया लोकतंत्र की विजय थी। वो लोकतंत्र की विजय 700 से ज्यादा किसानों का जो दावा होता है जो मारे गए, उनकी जान के बिना गवाए भी हो सकती थी। लोकतंत्र की विजय तब भी हो सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आके कहते थे कि ये खालिस्तानी है, इनकी फंडिंग देखिए कहां से होती है, ये लोग जो हैं ये सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, इन्हें कांग्रेस बना रही है, कोई इनको मवाली कह रहा था। आपको नहीं लगता कि सरकार ने बहुत देर कर दी इस बात को समझने में, लोकतांत्रिक पूरे इस मामले को समझने में? देखिए अंकित जी, जहां तक मुझे याद है कि खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल तो रवनीत सिंह बिट्टू ने किया था, और मुझे जहां तक जानकारी है रवनीत बिट्टू जो है वो सांसद है कांग्रेस पार्टी के। बहरहाल हो सकता है कि किसी उनके शब्द को आप हमारे पे जोड़ रहे हैं, पर हमने किसी को खालिस्तानी नहीं कहा। हाँ, पर जिन लोगों ने भिंद्रनवाले का सपोर्ट किया, जिन लोगों ने कहा कि जैसे इंदिरा ठोक दी वैसे प्रधानमंत्री को हम मार देंगे, जिन लोगों ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे तो उम्मीद है कि केवल मैं और आप नहीं बल्कि योगेंद्र यादव जी भी उनके लिए वही शब्द इस्तेमाल करेंगे जो इस प्रकार के एजेंडा किसान के पवित्र आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता योगेंद्र यादव जी इसके समर्थन में। दूसरी बात, जहां तक सवाल है कि जो जिन किसानों की जान गई, तो मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 1 साल में कई किसानों की जान कई मुद्दों की वजह से गई है, और मुझे तो लगता है कि तमाम एक किसान भी अगर अपनी जान खोता है, चाहे वो महाराष्ट्र की नीति की वजह से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की नीति की वजह से हो, चाहे वो राजस्थान की नीति की वजह से हो, हमें तो उसके लिए हमारा दुख प्रकट करना चाहिए। और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा है कि हर राज्य सरकार इसकी चिंता करेगी, मुआवजा भी देगी, और उनके लिए जो सही उचित जो मुआवजा वो देगी। पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, योगेंद्र यादव जी से नहीं, महाराष्ट्र में 2200 किसान जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, क्या कांग्रेस पार्टी उनको शहीद मानती है? क्या कांग्रेस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की माचिस की डिबिया को वापस लेने के लिए तैयार है? ये सवालों का जवाब मैं योगेंद्र यादव जी से नहीं चाहता, क्योंकि वो तो एक किसानों के आंदोलन के रूप में उन्होंने राजस्थान में भी बहुत मुद्दे उठाए, उन्होंने बाजरा के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती वो मुद्दा उठाया है, तो मैं उनसे तो पूछ ही नहीं रहा। पर ये जो चयनात्मक तरीके से उठाते हैं, किसानों के नाम पर सियासतदान जो एक्टिव हो जाते हैं,